अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते नासूर और फितरन हिंदुस्तान के किरदार के खिलाफ ग्रैंड जरगा का इनेकाद हुआ, जहां पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि बलूचिस्तान में अमन और तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले अनासर को कुचल दिया जाएगा। जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। ये हमारी कौम, तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान के इस ग्रैंड जरगे से वाज़ेह पैगाम दिया गया है उन मकामी अनासर को भी और उसके साथ साथ फितरन हिंदुस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने वाले अनासर को कि अब उनसे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा। और उसके साथ साथ जो भारत का किरदार है बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में, उससे आलमी सतह के ऊपर भी एक्सपोज करने का फैसला किया गया है। और इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में 40 रुपए के मेगा स्कैंडल के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान भी बोल उठे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि एक बड़ा स्कैंडल है जिसमें 20 रुपए रिकवर हो चुके हैं, इस मामले की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। जबकि बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जो 40 रुपए का स्कैंडल का मामला है उसी दौरे हुकूमत का है जब मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी। किस हद तक इस बात में सदाकत है और ये 40 रुपए का मेगा स्कैंडल आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कोई नई मुश्किल पैदा करने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि रिलीफ मिलने से नाउमीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मफाहमत के बजाय अब दोबारा उन्होंने मुज़ाहमत की पॉलिसी अपनाते हुए एहतजाज करने का फैसला किया है। सवाल यह है कि 9 मई के केस का हालिया फैसला आने के बाद क्या अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर दोबारा एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल पाएगी। और इसके साथ बताएंगे कि पंजाब के हल्के PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इंतखाब हुआ, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI दोनों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार इस मामले में लीड कर रही हैं। तहम पीपल्स पार्टी और PTI के धांधली के इल्ज़ाम में किस हद तक सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ बताएंगे कि बिलावल भुट्टो एक खसूसी वफद की सरबराही करते हुए अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां पर वो भारत का जो दहशतगर्दी का और पाकिस्तान पर हमलों का जो एक चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के आलमी रहनुमाओं तक पहुँचाया जाएगा। और इसी मौके के ऊपर भारत की तरफ से जो एक वफद पहुंचा था अमेरिका और दीगर ममालिक का दौरा करेगा, जिसकी सरबराही शशि थरूर कर रहे हैं। ये शशि थरूर वो हैं जिन्होंने एक बड़ी तवील किताब लिखी थी BJP और नरेंद्र मोदी के किरदार के ऊपर, और इस किताब में उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत के लिए खतरा करार दिया था। तो यही शशि थरूर, और क्या वजह है जिस जमात को और जिस प्राइम मिनिस्टर को भारत के लिए खतरा तस्वुर करते थे, अब उसी को बचाने के लिए वो आलमी दुनिया की दौरे पर निकले हुए हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़िया रऊफ खलासा साहब, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कारिया साहब। कारिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कारिया साहब, बलूचिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी के लपेट में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जो भी हुकूमत रही हो, उनकी कोशिश रही है कि बलूचिस्तान में तमीर और तरक्की और समाजी और मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर मखसूस अनासर एहसास महरूमी की आड़ के अंदर बलोचों को उकसाते हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि जब वहाँ पर जब भी कोई तमीर और तरक्की के काम तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू होते हैं, वहाँ पर हमले तेज़ होना शुरू हो जाते हैं। मार्क हक में भारत को बदतरीन नाकामी हुई, भारत की प्रॉक्सीज दोबारा वहाँ पर एक्टिव हुई और हर गुजरते दिन के बाद किसी न किसी हमले की वहाँ से इतलात आ रही हैं। सर, इस मसले को हल करने के लिए वहाँ पर यहाँ पर उनके ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं। वहाँ पर सियासी हल इसका क्या हो सकता है? जो नाराज़ रहनुमा हैं, नाराज़ लोग हैं, उनको कैसे कन्विंस किया जा सकता है? देखिए, बलूचिस्तान एक तवील अरसे से ऐसे वहाँ पे अनासर मौजूद रहे जिनको गैर मुल्की बैकिंग रही, और अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये रोज़ा रोशन की तरह हर शख्स को इस बात का पता है। लिहाजा इसमें इसको इसीलिए फितना हिंदुस्तान कहा गया है, फितना हिंद कहा गया है। और जब भी, ये बात आपने बड़ी दुरुस्त कही कि जब भी वहाँ पे कोई तरक्याती काम शुरू होते हैं, बलूचिस्तान की तरक्याती स्कीम शुरू होती हैं, वहाँ पे पैसे काम के जिससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ सके, उसके ऊपर फौरी तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो गवादर हो, वो सड़कें बनने का अमल हो, वो वहाँ के मिनरल्स का अमल हो, जो भी हो। अब अर्ज यह है कि अभी भी गवर्नमेंट ने कितना बड़ा ऐलान किया कि जो हमारा PSDP यानी सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसका 25% बलूचिस्तान के अंदर लगेगा। एग्जैक्टली 250 अरब रुपए सर एक साल में, जो के प्रोपोर्शनेटली बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कोई 1000 अरब का
TSDP है जिसमें से 250 अरब रुपया वहां अगर लगेगा जी बिल्कुल, तो ये बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में बेहतरी आएगी। यकीनन। लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं है। वहां पे गवादर आबाद होगा तो यकीनन बलूचिस्तान के लोग उससे फायदा, बाकी मुल्क के लोग भी फायदा लेंगे, जी, लेकिन पहला फायदा तो बलूचिस्तान का होगा। यकीनन। सड़कें बनेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका सबसे पहला फायदा उनका होगा। लेकिन इसी की आड़ में कुछ लोग ये कि वो बलूचिस्तान के वसाइल को लूटने का नाम देके उस पे एक अपना तमाशा लगाए रखते हैं। ये एक तकलीफदेह अमल है और मैं समझता हूं कि इस पे अब वो आस्ता-आस्ता एक्सपोज़ हो रहे हैं। उनको उन अनासर को हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी काउंटर किया हुआ है और दुरुस्त कहा है हुकूमत वक़्त ने भी, मेरी जमात ने भी जी, कि जी बैठ के आपको जो पॉलिटिकल मसाइल हैं, आइए मिल बैठ के उनका हल निकालते हैं। बिल्कुल, बंदूक के ज़ोर से हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल जी। अगर किसी का ये शक है कि बंदूक मसले का हल है, तो बंदूक मसले का हल नहीं है। हुँ, लिहाजा बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की, ज़्यादा फंड मिले, बिल्कुल मिलने चाहिए। रोज़गार मिले, मिलने चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के जॉब्स में उनका कोटा बढ़ना चाहिए। इस सारे के मसाइल बैठ के हल हो सकते हैं। हमने अपने दौर में आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान करके जी, खासी उसमें एग्ज़ैक्टली। बेहतरी लाए थे। अब भी उसी बुनियादों पे काम करके उसको और बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। सर यहाँ पर एक जानिब सिविलियन गवर्नमेंट की ये कोशिश है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कार्रवाइयाँ करती हैं, मुख्तलिफ हमलों को नाकाम बनाती हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आलमी सतह के ऊपर क्या आप समझते हैं कि भारत को जो रियासती दहशतगर्दी का एक घनावना चेहरा है, उसको आलमी सतह पर भी बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस हद तक उजागर करने की ज़रूरत है, और क्या आलमी सतह के ऊपर इस मामले को टेकअप करने से जो भारत पाकिस्तान के मामलात को ख़राब करने की कोशिश करता है, क्या आलमी सतह के ऊपर भी इस मामले में हमें हेल्प मिल सकती है, बिलखुसूस उस वक्त जब बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पर हैं? आगे चल के हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। तो आलमी बरादरी का इस मामले में कोई किरदार आ सकता है? देखिए ना, वो कुछ चीज़ें वो होती हैं कि कोशिश तो आपका मुखालिफ आपका नुकसान करने की करता है, लेकिन अल्लाह आपको भला कर देता है। हम्म, पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत करना चाहिए जी बिल्कुल। और उससे हिंदुस्तान को 2-3 नुकसान हुए। एक, उसका इरादा गलत था, प्रोग्राम फेल हुआ। जंग मुसल्लत करने की 2 कोशिशें की गई, दोनों में भरपूर नाकामी और हमारी अफ़वाज ने बड़ा भरपूर जवाब दिया। जी बिल्कुल। उनका मीडिया बुरी तरह पिटा। अक़वाम आलम में उनकी सुबकी हुई और एक बड़ी ताकत का जो तासर था, वो ज़ायल हुआ। सो पाकिस्तान का मुकदमा तगड़ा हुआ। जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने कहा जी हम तो इसीलिए चाहते हैं कि हमारे पास डेटर्स हो, इसीलिए चाहते हैं कि हमारी अफ़वाज बेहतर रहें, क्योंकि हमें हिंदुस्तान के रवैयों से डर लगता है और कश्मीर हमारा फ्लैश पॉइंट है। हिंदुस्तान ने वो फ्लैश पॉइंट खुद अरेज़ कर दिया। अब दुनिया को दोबारा ये बात कहनी पड़ी है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, इन दोनों कौमों के दरमियान अमन कायम नहीं हो पाएगा, पायदार अमन नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। सिंगापुर के अंदर कारी साहब एक फोरम का इनेकाद हुआ जहां पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमसाद मिर्जा साहब ने खिताब किया, जहां पे उन्होंने दुनिया को बावर करवाया है कि जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात हैं जो कभी भी किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं, और एशिया पैसिफिक 21वीं सदी में जियो पोलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। अगेन उसी सूरत हाल की तरफ निशानदही की जिसका भी आपने जिक्र भी किया। तो आप समझते हैं कि दुनिया ने इस मरतबा जो पाकिस्तान की तरफ तवज्जो मबजूल की है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायीद की है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अंडरस्टैंड किया है, ये मामलात संजीदगी के साथ इसी तरीके से आगे चलते हुए किसी सलूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, और पाकिस्तान को और पोलिटिकल गवर्नमेंट को इस सिलसिले के अंदर मजीद किस तरह बेहतर अंदाज में इस मामले को टेकअप करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़े तदब्बर से, तहम्मुल से, हमारी अफवाज भी बड़े तहम्मुल से आगे बढ़ रही है। इसमें कोई उतावलापन नहीं होना, जज्बातीपन नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बड़े तहम्मुल से आगे बढ़ना चाहिए। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम एक सच्चाई पे खड़े मुकदमे के साथ हैं। हमारा मुतालबा क्या है? जी। हम कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ वो वादा जो हिंदुस्तान के फाउंडिंग फादर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी टीम ने वादा किया था कि उनके साथ उनकी रायशुमारी के तहत उनका अपने मुस्तकबिल का फैसला होगा। फिर यही मुकदमा पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब वही लेके गए थे अक़वाम आलम में, यानी UN में। तो वहां पे भी उनके जो वादा हुआ अक़वाम आलम का, उस रेजोल्यूशन हुआ, जी। उसमें भी उनसे वादा किया गया
तो अक़वाम आलम का वादा और हिंदुस्तान की फाउंडिंग फादर जो फाउंडिंग टीम थी उसका वादा जो था उसके मुताबिक वहां प्लेबिसाइट कराए। हम तो ये नहीं कह रहे कि वो हमारा है हमें दे दें जिस तरह हिंदुस्तान कहता है। सो पाकिस्तान का मुकदमा दुरुस्त है। इस वक्त भी हिंदुस्तान ने अपने ढटाई से हठधर्मी से चीजों को खराब करने की कोशिश की है जो उसके तरफ वापस उल्टी लौट के आई है और उसका नुकसान हुआ है। दुनिया पाकिस्तान के मुकदमे के साथ है। हमारे पास वो तमाम हथियार भी हैं, डिलीवरी सिस्टम भी हैं, जुर्रत भी है, फौज भी है, डिसिप्लिन भी है, कौम अपनी फौज के साथ भी है और हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी क्या क्या कैपेबिलिटीज। कारी साहब हमारे साथ रहिएगा। क्लास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको शामिल गुफ्तगू करना चाहूँ। क्लास साहब आपका बहुत शुक्रिया। क्लास साहब जैसे कि गुफ्तगू कर रहे थे, बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। बड़ी कोशिशें हैं, भारत की प्रॉक्सीज वहाँ पर एक्टिव हैं, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से फिर हिंदुस्तान को प्रॉपर गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। आलमी सतह के ऊपर इस मामले को टेकअप किया जा रहा है। ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया गया है, वहाँ पर बलोच रहनुमाओं से बातचीत की गई है कि आपके कोई कंसर्न है बताइए, हम दूर करेंगे। जहाँ तक एहसास महरूमी की बात की जाती है, PSDP के अंदर 1000 अब रखे जाएंगे तो 250 रुपये बलूचिस्तान को मिलेंगे, लेकिन फिर भी नाराज़गियाँ वहाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। फिर भी पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट वो BLA उनके लोग उनको गुमराह कर लेते हैं। एक्शन भी हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई भी कर रही है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी डायलॉग के जरिए से बलोच रहनुमाओं को इंगेज कर रही है, लेकिन हमले हैं कि बढ़ते जा रहे, रुकने का नाम नहीं लेते। तो ये किस तरीके से मामला बेहतरी की तरफ जाएगा? क्या आलमी सतह के ऊपर हमें भारत को कहीं एक्सपोज करके बलूचिस्तान के मामले के ऊपर, वहाँ पर भी हमें कोई कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान के मामले के ऊपर भी भारत के साथ कोई सेपरेट डायलॉग करना पड़ेंगे? क्योंकि अब पहली मरतबा ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि BLA के दहशतगर्द तंजीम ने बलोच रहनुमाओं को, बलोचियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके अंदर ADCR रेवेन्यू की जिनकी रिसेंटली शहादत हुई। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। क्या समझते हैं कि हमें इसका भारत के हवाले से आलमी सतह पर इस मामले को इंगेज करना पड़ेगा? जी आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बड़ा अहम सवाल पूछा आपने, इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग फ्राम मैं ये समझता हूँ जब से ज़्यादा वहाँ पे हमने देखा है कि जंग बंदी के बाद ये बलूचिस्तान में ये एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, ज़्यादा हुई हैं। जो प्रॉक्सी जिसका हम ख़तरा हम फील करते थे वो ज़्यादा बढ़ी है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को इसमें इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। इट्स ए बिट ऑफ ट्रैप। ओके, इंडिया ये समझता है या इंडियन का मीडिया ये समझता है, आप उनका फोकस बलूचिस्तान ज़्यादा है। आप नोट करें, उनके मीडिया को फॉलो करें, चीज़ों को फॉलो करें। वो बलूचिस्तान पे उनको लगता है कि ये पाकिस्तान का वीक एरिया है, यहाँ पे हम हिट कर सकते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान को नुकसान दिया जा सकता है या ब्लीड किया जा सकता है। इस वक्त वो चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रॉक्सी बढ़ाई जाए कि कल को पाकिस्तान भी जवाब उनको प्रॉक्सी करने की कोशिश करे। मेरा ख्याल है इंडियन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे, प्रॉक्सीज के बदले प्रॉक्सीज करे। खुदा ना खासा को इंडिया में ये बड़ी मतलब सामने की बात है कि वो आप इस बात को छुपा भी नहीं रहे। इंडियन चैनल पे मैं फिर देख रहा था, शर्मा साहब जो आपकी अदालत वाले हैं, पहले तो वो उनको जयशंकर साहब को लेके बैठे थे ना, मैं लास्ट जब आपको बताया था। आपकी दफा किसी और साहब को ले रहे थे, मैं उनको जानता नहीं था, मैं ज्यादा मैं नाम का नहीं पता, लेकिन मैं क्लिप देख रहा था जिसमें वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का नक्शा कैसे बदलना है, कब बदलना है, बलूचिस्तान कैसे आज़ाद। उनका एक ही सवाल होता है जो भी आता है कि बलूचिस्तान को आपने कैसे आज़ाद करना है। मुझे नहीं समझ आती, पाकिस्तान है ये इन चीज़ों को उठा के, हमारा फॉरेन ऑफिस है, हमारा ISPR है, इनके वो टुकड़े जो हैं, ये जो क्लिप्स हैं, उनको ये ट्वीट किए। चलो छोड़े आप UNO में जब देने नहीं देने, मुख्तलिफ मुल्कों के आपके पास मतलब फॉरेन ऑफिस हैं, उनके सब कुछ है, उनके आज के ट्विटर पे सारी चीज़ें, ये उठा के ट्वीट जो है क्लिप क्यों नहीं करते दुनिया को बताने के लिए कि ये फलां प्रोग्राम है, ये इंडिया के TV चैनल पे ये फलां साहब इनके बड़े वाले बैठे हैं, उनसे पाकिस्तान को तोड़ने के, बलूचिस्तान के हवाले से ये सवालात हो रहे हैं। और ये तो सफीरों को बुला के एक ब्रीफिंग में सब कुछ दिखा दिया जाए, दिखाना चाहिए। मतलब मुझे नहीं समझ, दुनिया भर में आप अपने डेलीगेशन तो भेज रहे हैं, भाई भेजें। जो चीज़ें रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं, इंडियन चैनल्स पे आ रही हैं, पाकिस्तान को हम तोड़ेंगे, उनके अजीत दोवल साहब के बहुत सारे उस पर स्टेटमेंट्स है, अजीत दोवल डॉक्ट्रिन कहा जाता है, मोदी साहब के हैं, उनके वजीरों के हैं, उनके कांग्रेस मतलब उनके लोकसभा के हर एक के हैं। तो ये सारी चीज़ें उठा के आप ट्वीट क्यों नहीं करते? ये देखेंगे पाकिस्तान को तोड़ने फोड़ने की बात जब होती है तो उसके पीछे जहाँ पे इंडियन चैनल जो है या वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं वो भी हैं, जिससे प्रॉक्सीज बढ़ती है और जंग का खतरा बढ़ता है। अब यही चाह रहा है जो यकदम आपका एक मतलब एक स्पाइक आई है ना इसमें, वायलेंस में, ये बलूचिस्तान में, इंडियन चाहते हैं कि पाकिस्तान
इस पे कोई अपने प्रॉक्सी की शक्ल में रिस्पॉन्ड करे, ताकि कल को वो दोबारा उसी किसी इस तरह के खुदा ना खास्ता किसी हमले को बिल्कुल ठीक जवाब बना के वो पाकिस्तान के साथ इलेक्शन, वो क्या कहते हैं, ये जो आपका ऑपरेशन संदूर था जिसको उन्होंने कहा जी हमने अभी जारी है। सो बेसिकली वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई ऐसा हेस्टली स्टेप ले। मैं समझता हूँ अब तक पाकिस्तान ने बड़ा समझदारी से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम तजर्बा मेरा ख्याल है वहाँ पे किया जा रहा है। जी ऐसा ही है, ये फैक्ट है। रिसेंटली एक ब्रीफिंग मुझे शिरकत करने का मौका मिला और ये सवाल वहाँ पर किया गया और इस बात की तस्दीक की गई कि कुछ लोग दहशतगर्द मारे गए तो पता चला कि वो बलोच नहीं थे। मेरा भी वो अफगानिस्तान से कुछ आए थे और फिर हिंदुस्तान से उनकी एक ताल्लुक है, वो जुड़ा हुए हैं। कायरा साहब हमारे यहाँ पे हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब, लेकिन कायरा साहब यहाँ पर आपने तहम्मुल, तदब्बुर और बर्दाश्त की बात की। इसी हिकमत अमली से पाकिस्तान ने खारजी सतह के ऊपर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपने दाखिली मामलात की बात करें तो यहाँ पर ये पॉलिसी की थोड़ी सी हमें रिफ्लेक्शन कम मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम सियासी तौर के ऊपर इस्तेहकाम की तरफ नहीं बढ़ पाते। थोड़ा वक्त गुजरता है फिर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने कुछ दिन पहले कुछ लोग कुछ दो की बात की, लेकिन अब दोबारा वो समझते हैं कि हमें ना अदलिया से कोई रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है ना एग्जेक्टिव से, तो हम दोबारा सड़कों पर निकलने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो पीटीआई की दबाव की एहतजाज की पॉलिसी है ये इनके लिए कोई आने वाले दिनों में सूदमंद साबित हो सकती है? अगर तो माजी में सूदमंद हुई है, आइंदा भी करके देख लें। और अगर माजी में उन्हें 3-4 दफा कहना पड़ा ये आखिरी काल है, ये आखिरी काल है, ये आखिरी लॉन्ग मार्च है, तो अब वो आखिरी लॉन्ग मार्च करने के बाद ये कौन सा आखिरी है, इसका कितना नंबर है? सो ये बड़ी बड़ी अफसोस की बात है। जरा गौर कीजिए, हुकूमत वक्त बार बार उन्हें कह रही है कि आइए बैठ के बात करते हैं। वो कहते हैं हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, और वो ये कहते हैं कि हमारे साथ फौज बात करे, और वो ये सबसे ज्यादा कहते हैं कि 9 मई में ना सिर्फ हम बेगुनाह हैं बल्कि हमें फंसाने के लिए ये तो इदारों ने खुद ही अपने लोग भेजे, वहां पे ये आगे लगवाई तो तोड़ फोड़ कराई और हमारे लोगों पे इल्जाम लगा दिया। इससे इदारों के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी गुस्सा है। सो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वहां पे भी वो जो हिद्दत है उसको कम करने की जरूरत है, लेकिन उसकी चाबी जो है वो इमरान खान साहब के पास है। उनकी जमात के लोग तो चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों। अब अगर वो 9 मई के वाकये के ऊपर यही रवैया रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए उनके लिए कोई नरमी हो पाएगी। इसी रवैये के साथ यही रवैया उनको जवाब में मिलेगा, और अगर वो धरने देने की और फिर पाकिस्तान का सिविल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और सिविल ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं, तो पहले भी वो मायूस हुए, नाकामी हुई, अब मजीद लोग उनके साथ नहीं चलेंगे और बड़ी नाकामी होगी। बिल्कुल ठीक। कायरा साहब, बानी पीटीआई तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई भी उस दरवाजे के करीब नहीं जाता जो दरवाजा खुला हुआ है वहां पर बैठ कर उनके साथ बात की जा सके, और वो खुद और उनकी ये फरमाइए कि खान साहब जो ये बात करते हैं, वो अगर उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट बात करने चली जाए, फर्ज करें जो आप कह रहे हैं खान साहब की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो फिर वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट वाले तो सारा कुछ कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग करेंगे तो वो गैर आईनी काम होगा, अलल ऐलान होगा, खुल खुला के होगा। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए नेकनामी और सिस्टम की बेहतरी की बात होगी? तो ये भी खान साहब का एक ट्रैप है। ठीक, बात नहीं मानेंगे सिवाय इसके कि वो उसको भी एक्सप्लॉइट करें। वो फिर उसको कहें कि जी मेरे पास फलां आया था, मेरे पास फलां आया था, और वो भी एक गैर आईनी काम हो। फिर उनका कोई बंदा अदालत में चला जाए और कहे देखे जनाब ये इदारे तो जो है गैर आईनी काम कर रहे हैं। तो ये उनको नहीं, उनको चाहिए कि वो बात तो सिविल गवर्नमेंट से करें, लेकिन अपने रवैये पे नजर सानी करें, 9 मई के वाक़े पे नदामत का इजहार करें और माजरत करके आगे बढ़ने की बात करें। और दूसरी तरफ से हुकूमत और इदारों को भी, उनको भी सिले रहमी की या बर्दाश्त की कैफियत में आना चाहिए। उनको भी दरगुजर की पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए ताकि मुल्क में बेहतरी हो। बिल्कुल ठीक। सर, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। पंजाब के हल्का PP 52 में ज़िमनी इंतखाब था आज, और ये इतलात आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी भरपूर वहाँ पर एफर्ट की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुबैन बड़े कांटे का जोर पड़ेगा, लेकिन जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो भी काफ़ी एफर्ट कर रहे थे। तो अब तक के जो इतलात हैं, नून लीग लीड कर रही है,
दूसरे नंबर के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल थी। पीपल्स पार्टी स्टिल काफ़ी पीछे है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। सैयद हसन मुर्जा साहब ने कहा है कि वहाँ पर नून लीग ने धांधली की है। अगरचे कि आप मरकज़ में एक अच्छे पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत पंजाब में मौजूद हैं, तो अभी भी नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं धांधली के हवाले से। तो इस ज़िमनी इंतखाब से पहले कुछ SOPs, कुछ मामला डिस्कस हुए थे कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना है, पीपल्स पार्टी को भी खुली छूट मिलेगी भरपूर अंदाज में कंपेन करने की, इलेक्शन लड़ने की, ताकि ये इंप्रेशन क्रिएट ना हो। लेकिन अभी भी धांधली की बातचीत हो रही है, तो स्टिल कहीं पे कोई गैप है? देखिए, मैं वहां पे मौके पे हूँ नहीं, राइट। मैं अपने नाला मूसा में हूँ, और अगर मुझे मौके की ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह पता ना हो तो उस पर टामक टोइयां नहीं मारनी चाहिए मुझे। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है मेरे वो साथी, वो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे ग्राउंड पे मौजूद है जी, वो जो अपनी रिजर्वेशंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी, ये ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं, वो ज्यादा मुतबर है। बिल्कुल ठीक। क्लास साहब, अभी हम कारा साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, अगरचे कि उन्होंने जो आज सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं मौके पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ बड़ी सिमिलर थी। पीटीआई ने भी, शेख वकास सकब ने भी आज के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, और पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्जा साहब ने भी इस ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। अगरचे कि जब तक के नताइज हैं उसके मुताबिक नून लीग के जो उम्मीदवार हैं हिना अरशद वो लीड कर रही हैं। जो दूसरे नंबर पर हैं फ़ाखर निशात, जिन्हें पीटीआई के उम्मीदवार तस्वुर की जा रही, उनकी सपोर्ट हासिल की थी, और फिर पीपल्स पार्टी के रहील कामरान, काफ़ी डिफरेंस है। तो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर हैं अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक। लेकिन जो लोग तवक्को कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला है और एफर्ट कर रही है पीपल्स पार्टी पंजाब में वापसी की, और लेकिन जो नताइज अब तक के सामने हैं वो भी इनकरेजिंग नहीं है, और जो नंबर्स का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, और हसन मुर्जा साहब भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे पीटीआई धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। तो क्यों पीपल्स पार्टी पंजाब में वापसी नहीं हो पा रही तमाम तर कोशिशों के बावजूद? कंपेन कुछ वीक थी, अगरचे कि ज़िमनी इंतखाब था, लेकिन सबकी नज़रें जमी थी कि कोई डिफरेंस कम होता है कि नहीं होता, लेकिन वो उसी जगह पे सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की जिस तरह की जनरल इलेक्शन में थी। ये बड़े अहम सवाल आप उठा रहे हैं। खबर ये होती कि अगर शेख वकास अकरम साहब और मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं जी धांधली नहीं हुई, ये बड़ी खबर थी। ठीक, ये अब कोई खबर नहीं रहेगी कि जनाब कि उन दोनों ने कहा जी धांधली हो रही थी। अगर नवाज लीग पीछे होती तो वो भी ये शायद वो यही कह रहे होते, लेकिन क्योंकि उनकी हुकूमत है अपने पंजाब में, वो ये नहीं कह सकते। सो ये बन चुका है कि जो हार रहा है वो ये कहता है धांधली होगी और धांधली हो रही है। सो इट्स नॉट न्यूज़ फॉर मी, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेडिशनली तौर पर एक सीट से क्या फ़र्क पड़ना है किसी को, मतलब पीटीआई को क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पीपल्स पार्टी को जैसे ये पड़ सकता था अगर जीतती तो वाह जी बड़े बड़े क्या बात है, पीटीआई मकबूलियत के अरूज पे दावा करती है, नवाज लीग की हुकूमत है। फिर खबर बनती, अगर खबर बननी थी कि जनाब पीपल्स पार्टी का बंदा जीत गया। पीपल्स पार्टी कुछ दिन पहले काफ़ी एक्टिव रही है पंजाब में, आगे पीछे मीटिंग गैदरिंग, लोगों को मोटिवेट किया है, लेकिन सो वो बड़ी खबर बन सकती थी। अब बातें हैं कि नवाज लीग जीत रही है वहाँ पे। ये ट्रेडिशनली तौर पर हम खुद देहाती लोग हम समझते हैं, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है कि इस हुकूमत ने रहना है, इस मरियम नवाज साहब ने कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई उसको थ्रेट नहीं है, बिल्कुल ठीक, कोई कहीं से डेंजर नहीं है, खान साहब जेल से बाहर नहीं आ रहे, हुकूमत कोई डामाडोल नहीं हो रही कि फ़ौज की और इस प्राइम मिनिस्टर हाउस की लड़ाई नहीं हो रही कि लोग ये कहें जनाब ये चंद दिनों में चले जाएंगे तो कोई और पार्टी आ जाएगी तो हम नवाज शरीफ को वोट नहीं देते या उनकी पार्टी को वोट नहीं देते। लोग मोस्टली ज़िमनी इलेक्शंस उन्हें ये भी पता होता है कि इस सीट से कोई बहुत बड़ा नतीजा अगर आ भी जाए तो मैक्सिमम एक ही चीज़ होती है कि अपना लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हो तो सिटिंग हुकूमत के खिलाफ अगर वोट नहीं डेलते। अगर वो मोस्टली देहातों में ये होता है जो रूलिंग पार्टी बैठी होती है उसी को वोट डाला जाता है, क्योंकि जी पंजाब में इनकी हुकूमत है तो कल को हम किसी ऐसे बंदे को वोट दे दें जिसको कल को फिर वो पकड़ के उसको अंगूठे शंगूठे लगा के फॉर्म 45 47 वटेवर जो करके अपने साथ मिला ले, हमारे काम नहीं होंगे। लोग उन्हें कराने होते अपने काम करवाने के, जीते हो के साथ हार होता है। वो कहते जो जीता वही सिकंदर। ये देहाती हमारा एक मिजाज होता है, उसी में चलते हैं। और ज़िमनी इलेक्शन हमेशा हुकूमतें जीतती हुई माँ सिवाय एक पीरियड के। इमरान खान साहब बात की सम्मति से ऐसे वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे कि जिनके दौर में 17 या 18 मेरा ख्याल ज़िमनी इलेक्शन हुए, एक के अलावा वो भी वो डस्का वाला जो रात को गायब हो गए थे डब्बे शब्बे धुंध में, खान साहब ने सारे वो ज़िमनी इलेक्शन हारे हुए हैं। ये वैद प्राइम मिनिस्टर थे जो कहते हैं बड़े पॉपुलर थे और हमारे दौर में बहुत बड़े काम हो रहे थे और हमारी ग्रोथ रेट बहुत बड़ी थी और पाकिस्तान जो है वह चांद पे लैंड करने वाला था। तो नीचे से किसी ने हमारी
वो तार खींच ली थी, जब मतलब स्विच निकाल दिया था पीछे से किसी ने। ये उस दौर की बता रहा हूँ, हम तो रिपोर्ट करते रहे। बिल्कुल ऐसे 17-18 में से जिमनी इलेक्शन में से सब के सब हारे हैं उन्होंने, हालांकि हुकूमतें नहीं हारती होती। बिल्कुल ऐसे। और एक डस्का वाला उन्होंने कहा जनाब ये ब्रेक तो ये कर्ज जो आई हुई है हमारे ऊपर, कर्ज है शायद, पता नहीं क्या है, निकले कोई रास्ता, इससे निकले किसी तरीके से जीतने का ये था। रात को डब्बे गायब हो गए थे और आरोज गायब हो गए थे आपके सारी चीज़ों के। सो खान साहब के अलावा मोस्टली ये ट्रेंड होता है कि लोग वो नहीं करते, कोई नया ड्रामा, नया वो तजर्बा नहीं करते। वो कहते हैं, लोग कहते हैं जो जीता सिकंदर जो खड़ा हुआ है ना, बिल्कुल ठीक, ये हमें कुछ देगा, कुछ को हमारे काम करवाएगा, थाना कचहरी, नौकरी, दाल पानी, कोई सड़क सुड़क, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है ये ट्रेंड जो है ये इसी तरीके से चलता है। ट्रेंड इस तरीके से चलेगा। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। कमर ज़मान कारी साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे क्लासिक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचानक कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी से हटकर अब दोबारा एहतजाजी तहरीक शुरू करने के प्लान कर रही है। और 9 मई के मामले में जो भी रिसेंटली फैसला आया कि उसके बाद अब भी अवाम सड़कों पर निकल पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया और एग्जेक्टिव से एक मरतबा फिर नाउमीदी का इजहार करते हुए एहतजाज करने का फैसला कर लिया। क्लास साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने कहा जी कि अब हमें किसी से कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है, लिहाजा हम हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे, एहतजाज करेंगे और फिर कोई बातचीत होगी। कुछ दिन पहले अलीमा खान साहबा ने कहा कि कुछ लोग कुछ दो, लगती थी कहीं को फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फिर अगले 2 रोज़ों के अंदर 2 रोज़ में सारा सिनेरियो बदल गया। PTI की सड़कों पर निकलने की पॉलिसी, दोबारा एहतजाज करने की पॉलिसी, हुकूमत पर इन हालात के अंदर कोई दबाव बढ़ा पाएगी कि हुकूमत चल के इनके पास जाए या इस्टेब्लिशमेंट चल के जाए? वो दरवाज़ा जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुला है, वहाँ वो खुले और वहाँ को चल के जाए और वो उधर से गुजर कर इनके साथ बातचीत करे, दबाव से, एहतजाज से कोई रास्ता बन सकता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि खान साहब जिस दिन 24 घंटे से ज़्यादा खामोश रहेंगे उनके मसले हल हो जाएंगे। 24 घंटे से ज़्यादा वो भी 24 घंटे इसलिए कि जेल के दरवाजे उस वक्त बंद होते हैं और उस वक्त सहाफ़ी या पॉलिटिशियन जो है ना, उनकी पार्टी के वकील मिल नहीं रहे होते। अदरवाइज खान साहब शायद इससे भी कम पहले ही कोई ना कोई बम फोड़ देते हैं, बात कर देते हैं। भाई अगर अलीमा खान साहिबा ने कहा जी मैं वही कुछ कहती हूँ जो मुझे इमरान खान कहते हैं, वो अगर कह रही हैं कि जी आप बताएं हमारा भाई क्या करे, उसको क्या करना चाहिए, हालांकि भाई को उन्होंने बता दिया था कि क्या करना है। जी बिल्कुल, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ने तो कह दिया था, एक उन्होंने ट्वीट किया था अगर आपको याद हो, जी बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा जनाब के खान साहब जो हैं वो 9 मई के हवाले से मदद करें। जी मतलब सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता और ये हम सब जानते हैं। कोई रेवोल्यूशन नहीं है, कोई चे गवेरा नहीं है, कोई इमरान खान साहब ना मौज़े तंग हैं तो ना कोई और कोई लैनन है तो ना कोई पता नहीं और मैं क्या नाम लूँ 2-4 इनकलाबियों के, कि खान साहब वो होते फिर तो हम मानते आज बहुत बड़ी लंबी एक बैटल लड़े। वो भी एक पावर ग्रैबर हैं, वो भी एक मतलब इस खेल के चाहने वाले तो उनको इन सब लीडर से और के ऊपर ज़्यादा रेट करते हैं। वो मतलब राजनीति का खेल खेल रहे हैं ना, पावर चाहिए ना उनको भी पावर चाहिए ना। वज़ीर आज़म हर किसी को पावर चाहिए और ये पैकेज है, मतलब सबको पता। खान साहब को नहीं पता था इस पावर के आने का। जहाँ पे लियाकत अली खान साहब कत्ल हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगे, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने 14 साल उनको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जनरल मुशर्रफ ने सज़ा दी थी कि हत्यारा अगवा, और उसी मुशर्रफ के साथ वर्दी में खड़े होकर उसका इलेक्शन जो है सदारती खान साहब वोट मांग रहे थे और वोट डाल रहे थे आपके सामने। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब जेल में गए, शहबाज शरीफ साहब जेल में गए, फिर ख्वाजा आसिफ गया, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए, जरदारी साहब गए, लंबी खाए मतलब शाहिद खकान अब्बासी साहब गए। वो भाई ये तो पैकेज है। ये इसलिए जेलों में गए कि इनके अंदर एक ख्वाहिश है, जनून है कि हमने इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है। आपको मुझे नहीं है ना, हम बैठे हैं आराम से टीवी शो कर, जो हमारी औकात है। आपकी औकात वज़ीर आज़म बनने की है या आप समझते हैं मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, इस मुल्क को मैं आगे कर सकता हूँ, कौम को लीड कर, सबका ये है ना। नवाज शरीफ साहब अपनी कहानी सुनाते हैं, जरदारी साहब अपने तरीके से, बिलावल साहब हैं और जो भी नाम लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब, आप भी उस दौर में खड़े हुए कि हमने वज़ीर आज़म बनना है। तो वज़ीर आज़म बनने के पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक प्राइस है, एक पैकेज है, उस पैकेज के तहत आप भी आए हुए हैं। अब आप ये कहते हैं कि मेरे साथ कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, तो क्या आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट किया था अपने अपोजिशन के साथ? आपने उस वक्त, आपके दौर में सबसे ज़्यादा लोग अगर जेल में थे ना अपोजिशन के, अगर मुझसे पूछें, इतने शायद जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं होंगे जिधर खान साहब के दौर में थे। मुझे नहीं लगता खान साहब जिस तरीके से अपनी सियासत कर रहे हैं, इनको चाहने वालों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं उनको झूठ बोलें जी, लंबी लंबी कहानियां सुनाएं, उनको खुश करें, लतीफ़े सुनाएं और बताएं बस खान आ गया, तो 5 जून के साथ बड़ी उम्मीदें डट के खड़ा है। अब ये आ जाएगा 5 जून, अगले हफ्ते फिर आप शो कर रहे होंगे, 5 जून से पहले ही आएगा ना जी। बिल्कुल ऐसा। फिर उस वक्त देख लीजिएगा, वो कहते हैं तलवार भी है, घोड़ा भी है, मैदान भी है, नॉट बिकॉज वी विश हो, मतलब हमारे जैसा हम लोग चाहते हैं कि सियासतदान है, सियासी लोग हैं, इनकी अथॉरिटी हो, बहर हैं, कोई कोड ऑफ
कोई अरेंजमेंट अपने तय कर लें, कोई SOPs तय कर लें। जो आता है एक दूसरे को जेल में डाले रखता है, फिर अच्छा जो आता है वो कहता है अब हमारी लड़ाई आप लड़ो। बिल्कुल ये जरा जहन में, नवाज शरीफ जाएगा वो कहते हैं जमहूरियत का बोझ आप उठाएं, बिल्कुल जरदारी साहब कहते हैं आप उठाएं, उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं आप उठाएं, इनके बच्चे हैं, लोग अपने बच्चे लेकर आए, गोलियां खाएं, जेलों में जाएं और वो जलील हूँ, तंग हूँ, लेकिन हमारे लिए हूँ। बिल्कुल ठीक। तो सर मुझे नहीं लगता कि खान साहब के 5 को बहर आ रहे हैं या खान साहब की बहुत बड़ा दबाव, क्योंकि लोग थोड़े से वो हो गए, थक गए हैं। ठीक। आपने उनको थका दिया है, फटीक करके लोगों को उम्मीद नहीं लग रही कि खान साहब के लिए हम सड़कों पे आए भी सही, क्या खान साहब जेल से आ जाएंगे बहर, क्या खान साहब को इलेक्शन दोबारा मिल जाए। मान लिया उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके इलेक्शन गलत हुए, झूठ सब कुछ हुआ, जैसे मार उन्होंने दाबड़ कुसन्नी मार धाड़ करके कर ली चीज़ें जी। अब आपने दोबारा चीज़ें रिवर्स कैसे करनी, रोजाना की बुनियादों पे आपके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गोलाबारी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने मतलब आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने मुबारकबाद दी, आपने कहा जी उसको बेहतर था शहनशाह बन जाते। अब मुझे बताएं ये कैसे सुलह सफाई होगी। खान साहब आपने 2-4 दिन पहले उनका ट्वीट पढ़ा होगा जी, बिल्कुल। उसके बाद आपको लगता है खान साहब 5 जून को बहर आ रहे हैं? दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, तो हम वही बात है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कलास साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आपके ही कॉलम से हमें ये मालूमात मिली, अब दोनों ममालिक के जो डेलीगेशन है वो बैरून मुल्क पहुँचे हुए हैं और अगरचे के दुनिया को सेंसिटाइज करेंगे, दुनिया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू को तईद कर रही है। बिलावल भुट्टो को एक एडवांटेज हासिल होगा कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, हम अमन के दाई हैं, हम न्यूट्रल लेवल बैठ के मुकाम पे बैठ कर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, भारत हमें सबूत दे, हमारा लिहाज से तैयार है। लेकिन जो शशि थरूर इस सारे उनके उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, और लिखा उन्होंने किताब लिखी, 200-300 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब थी, और बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी के इकदाम के अगेंस्ट वो खुद ही उसको एक्सपोज कर चुके हैं। मेरे ख्याल में जो उनकी किताब का क्रक्स है वही क्रक्स पाकिस्तान दुनिया के सामने रख रहा है, जो कुछ उन्होंने एक्ट किया है। तो शशि थरूर को जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा टास्क दिया, तो इतने बड़े वो राइटर हैं, तो उनको याद नहीं है कि मैंने अपनी किताब के अंदर तो मैंने तो खुद मोदी को बेनकाब किया हुआ है, मैंने तो खुद बीजेपी को बेनकाब किया, तो दुनिया मेरी बात के ऊपर कैसे यकीन करेगी? बड़ा अहम सवाल है ये। और शशि थरूर साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज इंटेलेक्ट, नो डाउट। वो बड़ा एक फिगर है साउथ एशिया का, यूएनओ में रहे हैं और बड़ा उनका मतलब 10-12 किताबों के बड़ी अहम किताबें लिखी हैं उनके, वो आथर भी हैं और पॉलिटिकली तौर पर उनकी इंडिया में भी इज़्ज़त की जाती है, बाहर भी कि मैं ज़ाती तौर पर खुद उनकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन अहम से डालते 2-4 चीज़ें होती हैं। मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से बात हो रही थी, वैसे एक अच्छी चीज़ ये थी कि इन द इवन बैड टाइम्स हम जो यार दोस्त हैं इंडिया पाकिस्तान के, हम एक दूसरे से बड़े अच्छे माहौल में बातचीत करते रहते हैं ताकि हुकूमतों को चलता रहता है, ज़ाती तौर पर आपकी चीज़ें जो है ना वो। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी इन चीज़ को गलत तरीके से समझ रहे हैं, वो इंडियन डेमोक्रेसी को नहीं समझते। इट्स नॉट अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द इंडिया, इट्स एन इंडियन इशू कि इंडियन स्टेट जो है, इंडिया वगैरह जो भी, उनको ज़रूरत है शशि साहब की। और माजी में भी इस तरह के डेलीगेशन जो है वो जाते रहते होते हैं, अपोजिशन के वो बना के भेजे जाते हैं। सो शशि साहब जो है उनकी जो ओपिनियन है अबाउट बीजेपी, उसका इससे कोई तल्लुक नहीं है। ठीक, वो एक डेमोक्रेटिक इसका हिस्सा है, उन रियासत को ज़रूरत है, सो रियासत का वो फुलफिल कर रहे हैं। फेयर इनफ। मेरा और एतराज़ है, जब आप ये चीज़ बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह उसने वो किया है, आपके बकौल पाकिस्तान इन्वॉल्व है हमलों में, आप खुद जब अपनी किताबों में ये लिख चुके हैं, जो मज़े की बात है कि इंडियन वो जो है सोल है वो इस वक्त ख़तरे में है और उसको गार्ड करना है, हमने प्रोटेक्ट करना है, जो बुक का भी नाम है उनका। और उसमें कंक्लूजन ये ड्रा कर रहे हैं कि इंडिया को ख़तरा जो है वो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है पाकिस्तान से ख़तरा है उनकी किताब में। या तो आप 300 पेजेस की किताब लिख रहे हैं ना, जिसमें 100-150 आपका नेक्चर भी है या आपके इंडेक्स वगैरह भी है, उसमें कहीं नहीं लिख रहे कि पाकिस्तान खतरा है इंडिया के लिए। मज़े की बात है, उसमें लिख रहे हैं कि इंडिया के फ्यूचर के लिए कोई अगर खतरा है तो बीजेपी है या बीजेपी की हुकूमत है। और मोदी साहब पे उन्होंने जो ये कमेंट किए हैं वो मैं आपको टीवी पे बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या कहा है, कि उनको किससे उन्होंने तशबीह दी है उन्होंने। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करना ना, कि जिस बंदे की वजह से पाकिस्तान इंडिया इतने एक दूसरे के जंग लड़ रहे हैं, आप उसको अच्छा नहीं समझते हो। कुछ वक्त भी कम है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले दिन में हम दोबारा से गुफ्तगू करेंगे, कुछ वक्त कम है। अगर बिलावल भुट्टो को जहां जाए शशि थरूर की बुक का हवाला जरूर दें ताकि मोदी वहां पर बेनकाब हो सके। नाज़रीन, आज के लिए इतने ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।